फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशियोलॉजी टुडे इनिशिएटिव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका टीचर और मेंटर पार्थ। नाउ बिफोर वी स्टार्ट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस इनिशिएटिव। नाउ सोशियोलॉजी टुडे एक हमारा ऐसा इनिशिएटिव है जहां हम डेली 8 सोशियोलॉजी के क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जहां सबसे पहले सुबह मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और शाम को आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और ये जो इनिशिएटिव है यहाँ मेरे साइड से जो आपका इनपुट मिलेगा वो ये है कि मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल की सारे आंसर राइटिंग आपको कराऊंगा। और आपसे मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप डेली ये वीडियो से जुड़े, इससे सीखिए, समझे और अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करें। अब सवाल क्या कहता है कि भाई एनलाइटमेंट का सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या असर हुआ। तो इंट्रोडक्शन बाय डिफॉल्ट बनता है कि एनलाइटमेंट के बारे में समझाना है, हमें एनलाइटमेंट समझाना है कि वो एक्जैक्टली है क्या। और देखिए, जब भी सोशियोलॉजिकल ऑप्शनल के बारे में बात करते हैं तो हर सवाल में हमें थियोरिटिकल जाना पड़ेगा। ये जीएस का आंसर नहीं है जहां हम बेसिक चीजें समझाएं, ये ऑप्शनल है। और ऑप्शनल में हमसे एक्सपेक्टेड किया जाता है, इट्स बाय डिफॉल्ट इन इट, कि हम कुछ चीजों को थियोरिटिकल समझाएं रादर देन प्रैक्टिकली, या फिर हम ये एज्यूम कर दें कि वो एग्जामिनर को पता होगा। ऐसा ऑप्शनल में नहीं होता, हमें हर चीज को बेसिक से लेना है। तो जब भी आप सोशियोलॉजी या फिर कोई भी ऑप्शनल पढ़े तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन आपको कुछ पता होनी जरूरी है। तो एनलाइटमेंट, ये जो इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट है, ये इंट्रोडक्शन में एनलाइटमेंट के कंटेक्स्ट में हमें 4 चीजें पता होनी जरूरी है। नंबर 1, एनलाइटमेंट है क्या, कि भाई क्वेश्चनिंग, राइज ऑफ क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुआ, लोगों ने सवाल उठाए स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन। तो ये हमें इंट्रोडक्शन में 4 एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट बताना था कि क्वेश्चनिंग कैसे शुरू हुई। दूसरी, रीजनिंग कैसा शुरू हुआ, भाई एंड क्वेश्चनिंग शुरू हुआ, उसकी बेस पे लोगों ने रीजनिंग बताई, अपने तर्क बताए, वो बताना है। तीसरा है साइंटिफिक इंक्वायरी कैसे डेवलपमेंट हुई, कि भाई साइंस का डेवलपमेंट हुआ, जैसे हमें फिजिक्स और बायोलॉजी में ये बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुआ, आगे आता है तो उस पर हम बात करते हैं। और चौथा है ऑब्जर्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी यानी सोसाइटी का ऑब्जर्वेशन कैसे शुरू हुआ। ये 4 एनलाइटमेंट के कोर प्रिंसिपल थे जो हमें इंट्रोडक्शन में अपने आप में बताने थे। फिर आता है हमारी बॉडी ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम बॉडी को बनाते हैं या फिर कोई भी, चाहे जीएस में हो या फिर सोशियो ऑप्शनल में हो, बॉडी को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है हमारे द्वारा कि 10 मार्क्स का सवाल है तो 10 पॉइंट ही आने चाहिए बॉडी में। अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है तो 15 पॉइंट्स ही आने चाहिए, क्योंकि आप इससे कम नहीं लिख सकते, और ज्यादा लिखोगे तो पेपर छूट जाएगा एंड यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो 10 मार्क्स का सवाल है। एक्चुअली ये सवाल जब भी आएगा तो 10 मार्क्स में ही आएगा, क्योंकि ये पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हर बार वो कंपलसरी सेक्शन वाले क्वेश्चन आते ही है। अब ये जब भी हम बॉडी बनाते हैं, जैसे कि इसमें 10 पॉइंट्स बनेंगे तो उसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइडेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस कंटेक्स्ट में बिफोर द एनलाइटमेंट क्या सीन था, तो इसमें आपको 2-3 पॉइंट बनाने थे, और आफ्टर और या फिर ड्यूरिंग द एनलाइटमेंट वो कैसे बना वो आपको बताना था, जिससे आप बता सकते हो कि तो सोशियोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। लेट मी एक्सप्लेन यू। बिफोर एनलाइटमेंट क्या होता है कि भाई एक डार्क पीरियड देखने को मिलता है, डार्क एज यूरोपियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें 2-3 या फिर पॉइंट्स में बताने थे, जैसे कि रिलीजन डोमिनेशन था सोसाइटी में, रिलीजन वॉज एवरीवेयर। और पॉलिटिक्स में देखिए तो चर्च वो संभालता था रिलीजन। सोसाइटी में देखिए तो रिलीजन था, वो डिसाइड करता था कि सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होता। राजा के पास पावर थी पर वो अथॉरिटी नहीं थी। पावर और अथॉरिटी दोनों अलग चीज है। पावर राजा के पास थी पर अथॉरिटी चर्च के पास थी। टैक्स चर्च ले रहा था, टैक्स बेनिफिट चर्च को मिलते थे। तो ये डार्क एज था बिफोर द एनलाइटमेंट। तो ये हमें छोटा सा 2-3 पॉइंट्स पे बताना था, हम एक इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। नाउ फिर हमारा आता मेन बॉडी, कि मेन बॉडी यानी एनलाइटमेंट के दौरान या फिर बाद में क्या हुआ। अब यहां आपके पास 2 ऑप्शन है, आप 2 तरीके से इस आंसर को लिख सकते हैं। नंबर 1, पहले वो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री में आप बता सकते हो, जैसे कि सबसे पहले साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, फिर कमर्शियल डेवलपमेंट आता है, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आता है, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। इस कंटेक्स्ट में भी आप क्रोनोलॉजी में बता सकते हो, यानी कि इवेंट क्या हुआ और उसका इंपैक्ट क्या पड़ा। या फिर सेक्टोरल, अलग, कि भाई पॉलिटिकल सेक्टर में क्या हुआ और उसको एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते थे भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन। साइंटिफिक डेवलपमेंट में क्या हुआ उसका एग्जाम्पल। रिलीजियन डेवलपमेंट के क्या हुआ, जैसे सेक्युलराइजेशन, तो उसका एग्जाम्पल। इस फॉर्मेट में भी आप समझा सकते थे। और जैसे 2-3 पॉइंट्स आगे आ गए तो यहाँ एक्सपेक्टेड है कि 6 से 7 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए, बेयर मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ तो भाई हमें बायोलॉजी का डेवलपमेंट होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि भाई लियोनार्डो डी विंची का रोल क्या था बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में। इसके अलावा गैलीलियो का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। फिर कमर्शियल रिवॉल्यूशन आता है तो बैंक में कैसे डेवलपमेंट हुआ। याद करो, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इट वॉज द फर्स्ट बैंक जिसने कैश की बजाय चेक को यूज किया। और ये जो लोन ट्रांजेक्शन शुरू हुआ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि रिलीजन पहले मना करता था डार्क एज में कि भाई हम किसी को ब्याज में पैसे नहीं दे सकते, ये पाप होता है। पर ये सब चेंज हुआ जब बैंक सिस्टम आया, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो जरूरी था। आई होप यू आर गेटिंग मी। फिर आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने तो पूरी दुनिया ही चेंज कर दी, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो या फिर सोशल एस्पेक्ट। अब चाइल्ड लेबर कॉमन होने लगा, जहां पहले क्या माना जाता था कि जो बच्चे हैं वो भगवान का रूप है, पर अब नहीं मानते। अब चाइल्ड लेबर वॉज अ कंपल्सरी एस्पेक्ट अलोन विथ वुमन। जहां पहले ट्रेडिशनल वुमन का रोल था वो तो कंप्लीटली चेंज हो गया। अब नाउ दे वर फेसिंग डबल बर्डन कि उनको काम भी करना है, एट द सेम टाइम सोसाइटी यानी कि उनके फैमिली रूल्स को भी फुलफिल करना है। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आता है। डेमोक्रेसी की एक शुरुआत होती है, जहां जो पावर था वो चर्च के पास नहीं था, किसी रिलीजियस अथॉरिटी के पास नहीं था। राजा क्लेम नहीं करता था कि ये हमारी पावर है, क्योंकि वो खुद को भगवान से जुड़ते थे। नाउ पीपल हु वर डिसाइडिंग फैक्टर। तो आप ये फॉर्मेट में दिखा सकते थे भाई क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स क्या हुआ और इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। या फिर स्विच भी कर सकते हो, जैसे पॉलिटी में इंडिविजुअल राइट्स आए, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फिर रिलीजन में सेक्युलराइजेशन आया, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस को बता सकते थे। फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट, अब हमने ह्यूमन एनाटॉमी शुरू की। पहले मानते थे कि भाई भगवान ने इंसान को उसके प्रतिबिंब के रूप में बनाया है, पर हमको अब पता चला कि नहीं, भाई ह्यूमन बॉडी है वो एक बहुत सारे मैकेनिज्म से बनी है, जिसे बहुत सारे पार्ट्स इंडिविजुअली काम करते हैं। तो आप इस फॉर्मेट में भी बता सकते थे। सिमिलरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल बैंक, ऐसे भी बता सकते थे। और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन की थीम क्या कहता है कि भाई एनलाइटमेंट ने जैसे सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, तो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम बता सकते हैं कि एनलाइटमेंट की वजह से सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में आया, एक साइंस के रूप में आया। और देखो जैसे मैंने पहले बताया कि हर चैप्टर के सवाल में अपनी थीम होती है। इसकी भी थीम है कि ऑगस्ट कॉम्टे हु वाज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो जब भी पहला चैप्टर के ऊपर आप यानी इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी साइंस वाले चैप्टर पे जब भी आप सवाल लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ऑगस्ट कॉम्टे का नाम आना ही चाहिए। चाहे आप दूसरे थिंकर्स को ना भी लिखो चलेगा, एक पल के लिए चल जाएगा, पर ऑगस्ट कॉम्टे वाज इंपॉर्टेंट कि उनको ही कहते हैं कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी। उन्होंने वो एक शुरुआत की पॉजिटिविज्म वाले चैप्टर में भी हम अच्छे से बात करेंगे उसके बारे में। पर आप एक कंक्लूजन में या फिर एक टीज करने के लिए आप लिख सकते हो ये सवाल। सो ओवरऑल समरी पूरे डिस्कशन की यही है कि पहले तो आप समझो कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, जहां मैंने आपको बताया कि एक इंट्रोडक्शन होगा, फिर बॉडी होगा, फिर कंक्लूजन होगा। बॉडी को अगर 10 मार्क्स का सवाल है तो 10 पॉइंट्स में हम लिखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, हमें टीज करना है हर चीजों को, हर चीज को एक्सप्लेन नहीं करना। वी हैव टू जस्ट मेंशन इट, वरना कंप्लीट नहीं होगा पेपर। सो अभी से वो प्रैक्टिस भी हमें शुरू करनी है। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।